नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के पल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विप्रा। तो आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो प्रोमिनेंट सीनियर आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी है, ट्रेन्ड बाय श्री श्री रविशंकर, हिज हॉलीनेस श्री श्री रविशंकर। गुजरात से हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत सारे कोर्सेज लेते हैं। हैप्पीनेस कोर्स, एडवांस मेडिटेशन कोर्स, DSN, TTP, सह समाधि, एपेक्स प्रोग्राम की भी टीचर है, IXL आई लीड। और फिर सिर्फ वो ये कोर्सेज़ ही नहीं लेते, बहुत सारी सर्विस एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो जुड़े हुए हैं। तो उनका नाम है आनंद देसाई जी, आनंद भैया, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। और इतने सब टीचर होने के बाद भी जब हमने उनका स्वागत किया तो उन्होंने यही बोला कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आके बैठा हूँ। इसमें वक्ता का ही सौभाग्य रहता है। तो वो सहजता जिसकी चर्चा पूरे सेशन में उन्होंने हमारे साथ की कि सहज हो जाओ, जीवन को सहज लो, जो मुझे इस पूरी वीडियो में बहुत सुंदर लगा। तो वो सहजता उनकी पर्सनैलिटी में देखने को मिली जब उन्होंने इस तरह से बोला। और बहुत सुंदर चर्चा है। योग वशिष्ठ हम सुन रहे हैं तो उस हिसाब से चर्चा है, सवाल जवाब है। मुझे बहुत अच्छा लगा, भैया ने बोला जीवन में सबसे पहले भक्त होना तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, हम इसमें कभी कभी फंस जाते हैं, लेकिन भक्त होना सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। फिर उन्होंने बोला जब सब अच्छा चल रहा है ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज़ में हारना नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ में हमारा जो विश्वास है ना, वो डगमगाना नहीं चाहिए, तो बात बनेगी। तो आप उनके मुंह से भी सुनेंगे। ये कुछ चीज़ें मुझे बहुत सुंदर लगी, बाकी भी सब अपने हिसाब से ही रिसीव करेंगे। फिर किसी ने पूछा मन में बहुत विचार चलते हैं, पता नहीं मन इधर फंसता है उधर फंसता है। तो सिंपल सा उन्होंने बोला नेवर माइंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन माइंड, नेवर माइंड। तो बहुत सहजता से मन को ना शांत करते गए वो अपने हर जवाब से। जब भी सवाल उठे और ये सब वीडियोस जब हम सुनते हैं दोबारा तो हमारा मन बहुत शांत हो जाता है। उन्होंने बोला गड्ढे में गिरना प्रॉब्लम नहीं है, तुम गड्ढे में गिर गए हो या किसी मुश्किल समय में फंस गए हो, अपना मन उसका फंस गया है, मन के लेवल पे देखें तो मन फंस गया है, डूब रहा है, दुखी हो गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें पड़े रहना अज्ञानता है, निकलो उससे बाहर, साधना करो। और दो चीज़ों से उन्होंने बोला, वाणी से भी और अपना ध्यान साधना से भी। किसी की वाणी, कोई मैच्योर पर्सन है आपके आसपास, उससे जाके बात करो। वाणी से निकल जाते हैं हम अपने दुख से, साधना से निकल जाते हैं। तो ऐसे सीनियर फैकल्टी हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे ज़्यादा सहजता जो उनकी पर्सनैलिटी में है वो मुझे सीखने को बहुत मिली। और आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो एंड यू विल ऑल्सो लर्न अ लॉट। जय गुरुदेव। सौभाग्यवान है हम सब कि आप यहाँ आए। और सबसे बड़ी बात कि एक बार में आपने इनविटेशन ले लिया और आपने बोला हाँ मैं आऊंगा। तो इट्स प्लेजर फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच। मैं यही कहूंगा कि ये अपने आप में सौभाग्य होता है जब भी आप इस तरह के सेशंस में बैठते हो। सुनने वालों को तो बेनिफिट्स मिलते ही है, लेकिन एक वक्ता जो होता है, खासकर स्पिरिचुअल जो ऑरेटर या मेंटोर होता है ना, वो भी एक अलग डायमेंशन में चला जाता है। सो इट्स अ ब्लेसिंग, आई वुड से, फॉर मी आल्सो। बहुत सुंदर जी। तो भैया हम आजकल योग, वैसे हम एक साल से ये हम सब जुड़े हैं। अष्टवक्र गीता हमने सुना है, नारद भक्ति सूत्र, ऐसे करते करते हमने अभी योग वशिष्ठ शुरू किया। हम सब साथ में मिलके पढ़ते हैं और जो हमें समझ आता है हम अपने व्यूज एक दूसरे से, जो जो एंगल समझ में आता है, पर फिर कहीं कहीं मनन करते हुए सवाल भी उठते हैं जिसमें हमें आपकी बहुत मदद चाहिए होती है कि वो हमारे मनन को और हमारे उस दुविधा को आप लोग सॉल्व कर पाए। तो ऐसा जी। ही अगर आप चाहें तो मैं सवाल से शुरू करूं। जी, बाय द वे एक छोटी सी मैं बात कर लूं। हाँ जी भैया। जब ये कोरोना हुआ था, कोरोना आया जब, तो ऑनलाइन कोर्सेज तो कंडक्ट करते ही थे। तो फिर मेरे साथ जितने लोग जुड़े थे ऑनलाइन, उन्होंने कहा भैया कुछ नॉलेज सेशन या सीरीज की जाए। तो फिर हम लोग गुरुदेव की अष्टवक्र गीता सुनते थे और फिर मैं मनन करवाता था। मेरी टीम ने वो रिकॉर्ड कर ली। फिर पब्लिक डिमांड आई तो फिर हमने कैन उपनिषद लिया, फिर कठो उपनिषद लिया, और ये तीनों सीरीज
मेरी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो जो भी गुरुदेव कहते थे और उस पर फिर हम लोग मनन करते थे, तो मनन करते करते काफी सारी चीजें ऐसे ही डाउनलोड होती थी। तो एनीवे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आपको समय मिलता है, शॉर्ट वीडियोस वगैरह बहुत सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जरूर देखना। या यू कैन बिल्कुल। स्टार्ट विद द क्वेश्चन। या बिल्कुल, मैंने वही देखा था, और मैं नीलिमा से जब बात हुई तो मुझे लगा आपको केना उपनिषद के टाइम पे आपका वो सब हमें हेल्प होगा, पर आप योग वशिष्ठ में हमारी मदद करने आए। तो भैया मुझे भक्ति के बारे में एक सवाल था। शुरू से भक्ति ऐसा समझा कि कोई भी प्रॉब्लम हो, गुरु है, कोई है जो निकाल लेगा। मन में यानी मन में जब भय होता था, मन में कोई सवाल उठता था, तो एक वो अदृश्य शक्ति पे विश्वास रह के वो समय कट जाता था। लेकिन फिर जब अब योग वशिष्ठ हाथ लगी तो उसमें वो अद्वैत के बारे में सिखा रहे हैं। अभी ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अभी मेरा वो कॉन्सेप्ट अभी अभ्यास में नहीं आया, इसलिए शायद उलझन है। अद्वैत, फिर मुझे लगा अगर अद्वैत है, कोई दूसरा नहीं है, तो मैं भक्ति किसकी करूं? किसके बारे में सोच के जब अंदर इंटरनल डायलॉग्स चलते हैं तो गुरु के बारे में सोच के मन शांत हो जाता है। अब मैं क्या करूं? क्या ये अद्वैत भक्ति पॉसिबल है? क्या ऐसा है कि भक्ति में कोई दूसरा नहीं हो? ये पॉसिबल होता है? जी बिल्कुल। देखो, किसी के प्रति आपकी भक्ति है ना, मैं इसको भी ब्लेसिंग्स गिनता हूँ, वो भी आशीर्वाद है। हम कई बार जीवन में अनुभव करते हैं कि कई बार हम एकदम डिवोशनल महसूस करते हैं और कई बार वो डिवोशन एकदम हाइड हो जाता है। वी फील ड्राई, साधना सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी अंदर ड्राई सा महसूस होता है। सो मैं यही कहूंगा कि भक्ति होना या उस अनुभव में डूबे रहना, ये भी आशीर्वाद है। समझे ना? समय का, काल का अपना इम्पैक्ट होता है। वो चीजें कभी हाइड होती है, कभी एकदम एक्सप्रेशन में आती है। तो मैं कहता हूँ इसको प्रसाद मान के बस जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और कई बार गुरुजी ने भगवत गीता में भी कहा है या हमने अनुभव किया है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप समझ रहे हो ना भाई? मुझे गुरु जी के प्रति भक्ति है, यदि मुझे किसी के प्रति भी भक्ति है तो मैं उनके बारे में जानने की चेष्टा करूंगा। वो क्या करते हैं, उनका जीवन कैसा रहा, एनलाइटनमेंट कैसे प्राप्त हुआ, वो कहाँ पैदा हुए, बचपन में क्या करते थे। तो वंस यू हैव दैट डिवोशन, यू वांट टू नो अबाउट दैट पर्सन और दैट एनलाइटन मास्टर। सो भक्ति से ही ज्ञान, जानने की इच्छा पैदा होती। और कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, फिर प्रेम होने लगता है, भक्ति होने लगती है। तो ये कनेक्टेड है। कहने का मतलब भाई, गुरु जी से या किसी से भक्ति हुई, फिर उनके बारे में जाना, तो फिर मिलने का मन करता है। भाई जान लिया, इतना पढ़ा, ये कौन है, इनको मिलना चाहिए, इनके सानिध्य में बैठना चाहिए। तो आप पुरुषार्थ करके वहां पहुंचते हो, वो कर्मयोग हो गया। और उनको मिलते ही एक भीतर स्थिरता या एक अनकंडीशनल पीस या जॉय या एंथुजिज्म या स्टेबिलिटी महसूस होती है। तो मैं कहूंगा वो ध्यान योग है। समझे ना? तो ये चारों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जीवन में कभी कभी भक्ति डोमिनेट करती है। कई फेजेस ऐसे आते हैं जब हम कर्म प्रधान ज्यादा हो जाते हैं। कई बार हम, हमारे ज्ञान में ज्यादा रुचि आने लगती है। और कई बार कुछ सुनने में नहीं, बस ऐसे ही आंख बंद करके बैठे रहे, ध्यान में रुचि आ जाती। तो समय समय पर ये एक ही, मैं कहता हूं ये चारों योग एक दूसरे से कनेक्टेड है। और समय समय पर वो अलग अलग रूप में अभिव्यक्त होते हैं। देखो आप, जैसे मैं कई बार ऐसा कहता हूं कि भाई आप दिल्ली में गए, आपको किसी ने चाट के बारे में बताया, यहाँ दिल्ली चाट बहुत फेमस है, फलाना ढिकना, आपने जाना यानी नॉलेज प्राप्त किया।
तो इच्छा जगेगी कि कहाँ मिलता है भाई, खाने चले, तो ये कर्मयोग उसके कारण जगेगा। फिर वहां पहुंच के आप उसका स्वाद लोगे तो यार मजा आ गया, क्या टेस्ट है, आपने बोला था उससे भी बेहतर है, ये खूब इंजॉय कर रहा हूँ। तो ये भक्ति हो गई, उससे प्रेम हो गया। और खाते खाते आप देखना कई बार ऐसे एकदम, जनरली हम खाते खाते बहुत अच्छा लगा, बोलते बोलते आंखें बंद हो जाती है, तो ध्यान योग हो गया। कहने का मतलब भक्ति सतत रहती। ये प्रश्न है कैसे रहे, तो मैं कहूंगा उसके फ्लेवर्स बदल जाते हैं। कभी ज्ञान के रूप में, कर्म के रूप में, ध्यान के रूप में, कभी रियल डिवोशन भक्ति के रूप में, जिसकी आप बात कर रहे हैं। या ओके, वेरी नाइसली पुट भैया। तो वैसे अगर हमें एक जानना हो सिर्फ भक्ति है क्या, जो मुझे समझ में आता है अपनी लैंग्वेज में, शुरू से ऐसा लगा गुरु है, गुरु घर से ही है, शुरू से मम्मी पापा ने भी गुरु ही बनाए हुए थे, तो ऐसा लगा कोई होता है जिसपे जो है हमारे साथ। फिर आगे चल के पता लगा कि सिर्फ अच्छा होगा जीवन में वो तो भक्ति नहीं है, कुछ भी हो सकता है जीवन में पर वो आपके साथ खड़ा है, ये विश्वास होना ये भक्ति है। यहाँ तक निधि ध्यास में आया, ये समझ में आया। फिर योग वशिष्ठ में हमने एक जगह पढ़ा कि सब कुछ तो सेल्फ एफर्ट से मिलता है, यहाँ तक कि जो आपका भाग्य है, भाग्य और कुछ नहीं, आप जो करके आए हो कर्म, वो ही आपका भाग्य बन जाता है। तो यहाँ पे ग्रेस क्या काम करती है, जो मुझे समझ आया और जो इतने सालों में गुरुदेव से भी सुना, वो यही कि कृपा है वो छाता। कृपा आपके एफर्ट को और ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। ओ, जैसे भाई एस्केलेटर चल रहा है, अब आप खड़े हो जाओगे एस्केलेटर के ऊपर तो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे अपने आप ही पहुंचा देगा, वो एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एस्केलेटर भी चल रहा है और आपकी एफर्ट भी है, तो आप जल्दी पहुंचोगे वहां पर। समझे ना? तो वही एफर्ट के साथ जब कृपा जुड़ती है तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है एफर्ट। हम्म, दैट इज आवर रोल। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। तो कृपा हमारा भाग्य भी बदल सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल बदल सकती है। आप देख लो, कई बार हम लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है पास्ट में कि हम ऐसे अपने आप को स्टक महसूस किए या फंसे हुए पाए कि ऐसा लगता था इस सिचुएशन से या इस सर्कमस्टेंसेस से कैसे बाहर निकलेंगे, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एंड सडनली समथिंग हैपेंड, और अचानक ही वो सारे क्लाउड स्कैटर्ड होके हम वापस वही, कहते हैं ना, इंटेंसिटी या जील के साथ वापस जीवन में आगे बढ़ने लगे। तो मैं यही कहता हूं कि सम हायर पावर इज देयर, हैव दैट फेथ। मैं ये कहता हूं कि आप किसी चैलेंज को या समस्या को सुलझाने के लिए पूरा पुरुषार्थ झोंक देते हो, जो आपकी एबिलिटी है, स्किल है, वो पूरी आप लगा देते हो, उसके बाद भी यदि काम नहीं बनता है, तब जो एक हेल्पलेसनेस की स्थिति बनती है, तो उसमें इंसान या तो फ्रस्ट्रेट होकर डिप्रेशन में जा सकता है, और वहीं से एक प्रेयर उठती है, यार I have done whatever I could, now please you take over. We pray to that higher power. तो वही जब हेल्पलेसनेस की स्थिति में जब प्रेयर उठती है ना, तो मैं कहता हूं वो प्रेयर में बल होता है, क्योंकि आपने सारी ताकत लगा दी, बाद में एक अंतर की आवाज है तो वो जल्दी पहुंचती है। समझते हो ना भाई? एक तो है कि कृपा है, लॉजिकली समझ लिया, उसको जान लिया, और एक है उसका एक्सपीरियंस करना जीवन। भाई भगवान हर जगह है, हर जगह मान लिया लॉजिकली, हाँ हर जगह है, लेकिन मेरे अंदर है, चलो माना, लेकिन अनुभव, इसीलिए ध्यान साधना की वहां जरूरत पड़ती। हम लोग ने बचपन से पढ़ा है कि गॉड इज एवरीवेयर, यदि सब जगह है तो आप में भी है, मेरे में भी है, जितने लोग हमें सुन रहे सभी में। लेकिन वो भगवान, वो ईश्वरीय अनुभूति, वो एहसास कभी कभी ही होता है। वो कब होता है? जब मन एकदम निश्चल, शांत, स्टेबल, प्योर जब होता है, तो वो एनर्जी सहज ही महसूस होती है कि आई एम दैट। तो कृपा का भी अनुभव तभी होता है जब अंदर से एक कामनेस है, स्टेबिलिटी है, प्योरिटी है, एक सेक्रेडनेस है, तो वो सहज ही अनुभव में आ जाती है कि यार
grace is there, and really I am so fortunate. वेरी नाइस, बहुत सुंदर। वो तो खैर महसूस होती है। बस कभी कभी मुझे कभी ऐसा भी लगता है कि शुरू में तो मैं कृपा को मान के ही चल रही थी, 20 साल से इस पथ पे हूँ, पर पता नहीं कैसे कुछ सवाल उठने लगे। फिर भी चलते चलते कुछ ऐसा हुआ कि मन में सवाल उठने लगे, तो लगा सिर्फ ज्ञान ही ये जवाब दे सकता है। तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं कि ज्ञान सुनते हैं, मनन करते हैं, सबकी सुनते हैं, और जब आप लोग आते हैं तो और वो पक्का हो जाता है। तो पहले मुझ में सवाल नहीं उठते थे भैया, कभी भी नहीं उठते थे। गुरु ने बोल दिया या किसी टीचर ने बोल दिया। अभी ऐसा लगता है कि अच्छा, इसको और समझ सकते हैं, अभी इसको जी और देख देख सकते हैं। वही अभी जो आपने शुरू में कहा कि फेजेस होते हैं लाइफ में, कभी आप कृपा में होते हो तो कभी ज्ञान को पकड़ने लग जाते हो। तो शायद ये एक ऐसा फेज है लाइफ का जिसमें अब ज्ञान को जानने की उत्सुकता सी जागी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जीवन को मैं कहता हूँ सहज तरीके से लेना चाहिए ना। देखो, अकेले ध्यान करके हमेशा शांत हो जाओगे, फिर वो शांति की वैल्यू नहीं है कभी। मतलब जीवन है ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी से भरा है, हम सभी का अनुभव है। जब वो विरोधाभास के बीच भी हम अनकंडीशनल कमिटमेंट के साथ बने रहे, या हमारा विश्वास या हमारी श्रद्धा बनी रहे, ज्ञान के साथ रहने का कमिटमेंट बना रहे, तभी मजा आता है। बिल्कुल। बहुत सुंदर भैया। एक सवाल कर्मा पे उठा था। कर्मा ऐसा समझ आया, दे आर द इम्प्रेशंस, और जी दो लोगों के बीच में ये कर्म एक्सचेंज हो रहे हैं। कोई आपको कुछ कह रहा है, आप उस पर रिएक्ट करते हो, एक स्टोरी बनती है और फिर से कर्म का एक्सचेंज होता है। लेकिन अगर उनमें से एक ज्ञान में आ गया और वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, चाहे सामने से कुछ भी आ रहा है, तो यहाँ पे कर्मा कैसे काम करेंगे? क्या वो नलीफाई हो जाएंगे, या वो एक्सचेंज खत्म हो जाएगा, या ये उसके लिए कैसे काम करेंगे जो रिएक्ट नहीं कर रहा अब कर्मा पे? जैसे आपने पहले बोला कि कर्मा, व्हाट इज कर्मा, गुरुजी कहते भी और हम सभी का अनुभव है। अभी मैं बोल रहा हूं, ये भी मैं कोई कर्म कर रहा हूं, और मेरे बोलने से आप लोगों के मन में मेरे प्रति जो धारणाएं बनेगी, ओपिनियंस बनेंगे, वो भी मेरे ही कर्म है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अभी सपोज ये सेशंस, यार बहुत अच्छा सेशंस था, एक ओपिनियन यदि बना तो दूसरी बार आप मुझे इनवाइट करोगे या ना। अभी ये मैं कर्म करके आपके मन में भी कोई कर्मा क्रिएट कर रहा हूं, फ्यूचर कर्मा। और ये जो कर्म है, अभी ज्ञान की बातें निकल रही है क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस में वो एस्टेब्लिश्ड है, या हम सभी ज्ञान के पथ पर है, तो ये बातें सुनने का मन करता है या किसी को कन्वे करने का मन करता है। यानी लेटेंट इंप्रेशंस इज आल्सो कर्मा, गुरुजी ये कहते हैं। गुप्त छाप, यानी सबकॉन्शियस माइंड में 20-25 साल से हम इसी पथ पर रम रहे हैं, तो बार बार मन का इंक्लिनेशन नॉलेज, मेडिटेशन, सेवा उसी की ओर जाता है। तो लेटेंट इंप्रेशन है, वो भी कर्म है। मैं अभी जो बोल रहा हूं वो भी कर्म है, और ये कर्म की जो छाप, इंप्रेशंस में आप लोगों के माइंड के ऊपर छोड़ूंगा, वो भी मेरे कर्मा बनेंगे। कैसे? तो अगेन सपोज 5 महीने के बाद मेरा मूड नहीं है, मेरा आज मूड है कि बस मैं रिलैक्स करूं, चिल करूं, लेकिन क्योंकि मेरा सेशन आप लोगों ने सुना हुआ है, इसलिए एक सुंदर अनुभूति आपके मन में है। मेरा मूड नहीं है उस समय नॉलेज में रहने का, लेकिन आप मुझे कॉल करोगे, भैया प्लीज डू कम टुडे, वी वांट टू हियर फ्रॉम यू समथिंग। तो क्योंकि मैं कमिटेड हूं आर्ट ऑफ लिविंग से, मूड नहीं है तो भी आपने बोला इसलिए मैं आ गया। तो मुझे मेरे कर्म की वजह से ही वापिस वो 1 घंटा उस ज्ञान में रहने का अवसर मिला। मैंने इसलिए शुरू में बोला इट्स ए ब्लेसिंग। मैं भी बैठा हूं, ये मुझ पर भी आशीर्वाद है। मतलब ये कर्म की गति है ना, अति गहन है। आप रिएक्ट किसी के साथ करते हो नहीं करते हो, लेकिन मन में तो ओपिनियंस बनती ही है। सपोज कोई व्यक्ति आपके साथ रिलेट कर रहा है, आप एक्शन में उसका जवाब नहीं दे रहे हो,
वो नहीं देते वक्त भी उसके मन में, सामने वाले के मन में बहुत सारी इंप्रेशंस या ओपिनियंस आपके बारे में कलेक्ट होते हैं, और वो आधार पर ही वो इन फ्यूचर आपसे और किसी तरह बर्ताव करेगा। हाँ, प्लेजेंट या अनप्लेजेंट, वो भी आपके कर्म है। हाँ, आप उस व्यक्ति को रिएक्ट नहीं कर रहे हो तो आप उससे बच जाते हो कि आपने कोई ऐसी वाणी नहीं कही या रिएक्शन नहीं दिया जिससे वो बात और ट्विस्ट हो सकती थी। लेकिन वो जवाब न देके उस व्यक्ति के मन में जो इंप्रेशंस बनी, वो इंप्रेशन के आधार पर वो तो इन फ्यूचर आपके साथ रिलेट करेगा ही करेगा। कर्म के बिना कोई भी इंसान रह नहीं सकता जी। कर्म हर क्षण घटते हैं, न बोल के भी कर्म बनते भी हैं। रिलेशनशिप में आप 2-5 दिन नहीं बोलते हो तो भी कर्म बनते हैं। रिएक्शन दो या न दो, कर्म बनते ही है। मैं कहता हूं, गुरुजी को अभी अभी मैंने सुना था रिसेंट एक टॉक में कि डोंट एनालाइज टू मच अबाउट कर्मास। बस ये मान के चलो कि आप ज्ञान के पथ पर हो, मेडिटेशन कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, तो ये पास्ट इंप्रेशंस को वॉश आउट होना ही होना है। ये मानकर चलो, कुछ चीजें मान के चलनी, वरना तो क्या बार बार मन की आदत है, वो गिल्ट में ले जाएगा, वो मिजरी क्रिएट करेगा। हाँ, वो पिंच या एक फ्रस्ट्रेशन में ले जाएगा। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट्स इट। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल मन ऐसे शांत हो गया ये सुन के। जब मन अब अगली बार वो इंटरनल डायलॉग्स में चलेगा ना, कर्म अभी बन रहे हैं या नहीं बन रहे, उसमें ये आ जाएगा, अभी लिव इन द प्रेजेंट, अभी ही इज देयर। वेरी नाइस भैया, ब्यूटीफुल। भैया एक सवाल और है, जैसे राम जी ने बहुत जो शुरू किया योग वशिष्ठ, उसमें बहुत सवाल पूछे उन्होंने। उस स्टेट को कोई ऐसे भी बोल सकता है कि कितने नेगेटिव हो है राम जी, पर वो नेगेटिविटी स्टेट से नहीं थे। वो हमें बाद में पता चला कि वो एक वैराग्य उपजा था। जब योग वशिष्ठ ने भी बोला, गुरु वशिष्ठ ने, कि ये तो किसी किसी को उपजता है जो राम जी को उपजा, फिर भी उनको एक स्टैम्प क्यों चाहिए थी ज्ञान पे? तो यहाँ क्या ये हमें बताना चाह रहे हैं कि चाहे कोई एनलाइटेंड भी क्यों ना हो, उसे गुरु चाहिए होता है, ऐसा? परफेक्ट। क्योंकि वो अवतार, यानी क्या, राम जी एक अवतार हो गए। समाज को ऊपर उठाने के लिए दिव्यता का अवतरण होना, दिव्यता का नीचे उतरना, उसको अवतार कहते हैं। तो वो अपने लाइफस्टाइल से, अपनी जीवन शैली से औरों को ये मैसेज देते हैं कि जीवन में अलग अलग घटनाएं घटती है, मेंटल स्टेट बदलती रहती है, और उसमें हमें किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए। भाई, जीवन में इस तरह फ्यूटाइल आप महसूस करोगे कि यह जीवन व्यर्थ है, क्या है जीवन में, कुछ रखा ही नहीं है, तो ये फेज भी आता है। तो यू आर सो फॉर्चुनेट, राम भगवान ने शरीर धारण करके हमारे ऑन बिहाफ योग वशिष्ठ जी को ये सारे प्रश्न पूछे। हर एक इंसान ये फेज में से पसार होता ही है। आप, हम सभी अपने जीवन को भी देख ले तो कई बार ये फेज आता है कि सब कुछ ऐसा लगता है कि क्या अर्थ है लाइफ का, ये सब क्यों नौटंकी करनी है। कभी इंसान एकदम थक जाता है, तब ये योग वशिष्ठ गुरुजी कहते एक बार पढ़ो, उस पर मनन करो, तब बातें समझ में आती है। मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस बोला, सहज रहे, यानी मेरे साथ अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसके प्रति भी सहज रहे। हाँ, अभी सपोज मेरे जीवन में डाउनफॉल है, मैं अंदर से एनर्जी महसूस नहीं कर रहा हूं, या अभी मानसिकता मेरी नकारात्मक हो गई है, भावनाएं बहुत डाउन सी है, मैं कहता हूं ये सबों के साक्षी बन जाना और सहज रहना, ये आत्मज्ञान है। कई बार भाई अभी मेरे से लाइफ में ये सरकमस्टेंसेस का स्वीकार नहीं हो रहा है, वो अस्वीकार के प्रति भी स्वीकार की भावना होना, ये आत्मज्ञान है। बहुत सुंदर। वो अष्टवक्र गीता आप लोगों ने सुनी, उसमें कहती कि अपने आप के प्रति भी कठोर न बने।
कई बार क्या हम परमानेंटली एक ऐसी मेंटल स्टेट या कॉन्शियसनेस की स्टेट एक्सपेक्ट करते हैं कि कंटिन्यूअस ये स्टेट बनी रहनी चाहिए, और वो एक्सपेक्टेशन ही हमें और कई बार फ्रस्ट्रेट कर दे। छोटी सी घटना की वजह से मन डिस्टर्ब होता है या कॉन्शियसनेस में श्रिंकिंग होता है, तो हम इतने रिफाइंड या सेंसिटिव हो चुके होते हैं कि वो हम झेल नहीं पाते। बट हमें उससे भी एक स्टेप आगे जाना है। राम भगवान होकर भी यदि जीवन में ऐसी फ्यूटाइलनेस वो महसूस कर सकते हैं, तो हम सभी के जीवन में आ सकते हैं। उस समय भी सहज होके गुरुदेव को या कोई भी आसपास हमसे ज्ञानी या मेच्योर्ड दिखे, दिल खोल के बात कहनी चाहिए। एक तो ध्यान से मन खाली होता है और दूसरा वाणी से भी मन खाली होता है। आप किसी को अंदर की व्यथा बता देते हो, हल्का महसूस करते हो, कोई रास्ता सूझता है, लेकिन किसके साथ? जो हमें हमसे ज्यादा मेच्योर्ड दिखे। या बहुत सुंदर भैया। मुझे तो आपका ही वाणी सुन के मेरा मन एकदम खाली होता जा रहा है। बहुत सुंदर जी। वशिष्ठ में मुझे याद आ रहा है, एक जगह बहुत सुंदर बात लिखी है, स्थानम एंड बलम। स्थान यानी पोजीशन, डेजिग्नेशन कह लो, कोई स्टेटस कह लो, कोई पोस्ट कह लो, स्थानम। और दूसरा बलम, बलम यानी टैलेंट्स, स्किल कह लो। अब देखो, आपके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं है, डेजिग्नेशन नहीं है, तो वो व्यर्थ जाते हैं, वो टैलेंट्स या स्किल। और उससे बिल्कुल विपरीत, यदि कई बार पोजीशन मिल जाती है ना, तो टैलेंट्स या स्किल्स खिलने लगते हैं अपने आप। कई सारे पॉलिटिशियंस हम देखते हैं, चुनाव जीतकर सडनली वो रेल मिनिस्टर बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं। अब उस फील्ड का एक्सपीरियंस भी नहीं होता, लेकिन चूंकि पोजीशन मिली है, तो उससे बहुत सारी स्किल्स अपने आप में 3-4 साल में डेवलप हो जाती। लालू प्रसाद यादव एक बार रेलवे मिनिस्टर थे, तो वो प्रॉफिट भी लाए थे। एक एग्जाम्पल है, कहने का मतलब मैं ये कहता हूं, स्थानम एंड बलम। स्थान होगा ना, तो आप में स्किल और टैलेंट्स अपने आप निखरने लगे। और वो स्थान प्राप्ति के लिए, यानी हम जो आर्ट ऑफ लिविंग में, टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जितना लेते हैं ना, उतनी स्किल्स अपने आप खिलती जाती है। जितनी आप ज्यादा जिम्मेदारियां लेते हो ना, तो आपके प्लसेस भी इंक्रीज होते हैं, एक्सपोज होते हैं, और माइनसेस भी एक्सपोज होते हैं। आप ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। जब भी आप जीवन में ज्यादा जिम्मेदारियां लोगे ना, जो नहीं किया है उससे भी आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके प्लसेस भी एक्सपोज होते हैं, माइनसेस भी एक्सपोज होते हैं। प्लसेस जितने एक्सपोज होंगे वो और बढ़ते चले जाएंगे, और माइनसेस जितने एक्सपोज होंगे वो टूटते चले जाएंगे। यानी बेनिफिट ही बेनिफिट है। इसलिए स्थानम, ये जो योग वशिष्ठ में है, वो स्थान हम सभी को जीवन में, इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग में कहते हैं सेवा करो। सेवा यानी टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। So you are bestowed with more talents and skills, and you feel blessed. You feel naturally positive, joyful. Yeah. या वेरी नाइस। सो मैं इसी पे आपसे जैसे यहाँ अभी बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे टू बी टीचर्स हैं, जो अभी टीचर इसलिए नहीं बने, शायद उनको लग रहा है कि वो कर पाएंगे या नहीं। तो मेरे को आपकी बात से बड़ा सुंदर लगा कि आप उस स्थान पे तो पहुंच जाएं, फिर यू विल बी ब्लेस्ड, और आप ही उन्हें बोल सकते हैं यू आर अ टीटीपी टीचर ऑल्सो। किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब 2009 में टीटीपी कंडक्ट कर रहा था बेंगलोर आश्रम में, तो शाम को मुझे एक आदेश मिला कि आपको आज प्रश्न पढ़ने हैं सत्संग में। तो मैंने बास्केट में से एक प्रश्न किसी टीचर ने लिखा था कि गुरुजी, मैंने कोर्स सिखाना बंद कर दिया है। इसका रीजन ये है क्योंकि मेरे जीवन में ही मैं लोगों का स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं कैसे सिखाऊं एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। तो पता है गुरुजी ने क्या उत्तर दिया? अरे भाई, सिखाते सिखाते स्वीकार होने लगेगा।
समझ रहे हो ना, वो स्किल अपने आप आ जाएगी। वंस वो पोजीशन है, आप सिखाओ सिखाओ तो वो स्किल अपने आप में डेवलप हो जाएगी, एक्सेप्टेंस। तो वही बात है, यानी टीचर होना या कोई भी जगह एक जब डेजिग्नेशन मिलता है ना, तो वी आर ब्लेस्ड हो, नहीं मुझसे। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। भैया एक योग वशिष्ठ पे और सवाल है, फिर और लोग भी जुड़े हैं वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जैसे एक जगह बार बार ये दिया जा रहा है रेफरेंस, जैसे सपने में सपना सच नहीं होता, पर सपना, जैसे तुमने इस जीवन काल को सत्य मान लिया है, वास्तविक मान लिया है, ये है नहीं, तो उतना कॉन्सेप्ट के रूप में समझ आ रहा है कि हाँ सपना भी तो उस वक्त तो सच लगता है, लेकिन उठ के तो फिर गायब हो जाता है ना। हम अपने मन को बोल देते हैं सपना ही था, चाहे डरावना था या जैसा था, जाग लेते हैं हम। यहाँ अभी जागना शुरू कर रहे हैं। पर मेरा इस पे एक सवाल ये था कि सपने में भी जैसे एक योग वशिष्ठ में स्टोरी है कि कुत्ता आया रोटी का टुकड़ा लेके भागा, या हम भी कभी अपने आप को ही खुद को सपने में देखते हैं। कभी ऐसा होता है सपने में मैं ही अपने आप को देख रही होती हूँ। तो वो कौन है जो ये सपना देख रहा है उस वक्त, जो सोता नहीं है, और जब मैं जागती हूँ तो शायद वो पीछे चला जाता है, या क्या जो मैं ही मैं रहता है। तो ये है कौन जो उस वक्त, क्योंकि उस वक्त मैं खुद को तो नहीं देख सकती सपने में, मैं खुद को अपने आप को सपने में देख रही हूँ, तो वो इसका मतलब मैं नहीं हूँ। तो कौन है जिसके अंदर मैं हूँ और वो मुझे देख रहा है? अभी आंखों से आप सभी मुझे देख रहे हो ना, जी। राइट? आंखों से अभी आप मुझे देख रहे हो। हम आंखों से ही सब कुछ देख पाते हैं। आंख बंद करिए, एक क्षण के लिए आंखें बंद करिए। अभी कुछ काला भी तो दिख रहा है, भले कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन काला सा कुछ तो दिख रहा है। वो काला कौन देख रहा है? ये ब्लैक है। वो जब आंखें बंद है, यदि आंखें ही सब कुछ देखती है, तो अभी तो आंखें बंद है, फिर भी काला है। तो काला है वो एहसास किसको हो रहा है? यानी मैं ये कहता हूं कि कहते ना योग, आश्चर्य वो योग की जननी है। गुरुजी कहते हैं ना भाई, ओ ऐसा भी होता है। आश्चर्य से मन सारे ओपिनियंस या प्रेजुडाइजेस या उससे इनहिबिशन से फ्री होकर इस मोमेंट में आ जाता है। इसी तरह जैसे ही अभी मैंने प्रश्न पूछा, वो काला किसको दिख रहा है? वी डोंट नो। और हम एक अमेजमेंट में चले गए। तो मैं यही कहता हूं कि ये स्टोरीज भी, ये मतलब ये हो सकता है कि एक फिल्म के अंदर फिल्म, फिल्म के अंदर फिल्म चल रही है। तो उस तक पहुंचे कैसे? पहुंच ही गए मान लो, मैं ये कहता हूं, पहुंच ही गए भाई। घर से उतरते कई बार, अरे चाबी भूल गई, मैं बोल रहे भूल गई, लेकिन उस वक्त याद आई। तो हम बोल रहे चाबी भूल गया मैं, उस क्षण तो चाबी याद आई एक्चुअली। तो इसी तरह जैसे ही मैं कैसे पहुंचू, ये प्रश्न ही आपको वहां ले जाता है फिर उस स्टेट तक। अभी देखो, साक्षी भाव, बोलते बोलते ही हम ये शब्द को भी साक्षी मानकर देखने लगते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन माय माइंड। एडवांस कोर्स में जो खुले एमटीज के बाद जो गुरुजी मंत्रोच्चार करते हैं, असंगोहम असंगोहम, संग यानी जुड़ना, असंगोहम यानी दिस बॉडी इज माइंड बट आई एम नॉट द बॉडी। थॉट्स आर माइंड बट आई एम नॉट ओनली द थॉट्स। फीलिंग्स, इमोशंस, they are triggering in me, but I am not emotions or feelings. I am beyond that. सांस मेरी है लेकिन मैं सांस नहीं हूं। विचार मेरे हैं लेकिन मैं विचार नहीं। यानी दृष्टा से दृष्ट, दृश्य से दृष्टा की ओर की यात्रा। सपने के अंदर सपना, हाँ सपने के अंदर सपना।
लाइफ भी तो एक सपना है। देखो ना, अभी हम जिस स्कूल में पढ़ाई करते थे वहां से कभी गुजरना होता है तो ऐसा लगता है अभी हम फ्रॉक पहन के या शॉर्ट्स पहन के या ग्राउंड में खेला करते थे, पता ही नहीं चला 20 25 50 साल कैसे बीत गए। तो एक तरह से तो देखो तो जीवन भी एक सपना ही है, इट्स गॉन। आज सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, जो भी किया, कल कहाँ थे, राइट नाउ इट्स ऑल लाइक ए ड्रीम, इट्स गॉन। वो घटना घटकर समाप्त हो गई, लेकिन वो स्मृति के रूप में हमारे भीतर मौजूद है। इट हैज गॉन। घटनाएं या बिहेवियरल पैटर्न्स जो लोगों ने हमारे साथ अलग अलग समय पर हमें अनुभव कराए, बिहेवियरल पैटर्न्स, उनका अस्तित्व तो अभी नहीं है। वो घटना तो घटकर समाप्त हो गई, मन वो इंप्रेशंस के रूप में उसको कैरी करता है, और इसीलिए हम सुख या दुख का अनुभव करते हैं। जब एक ऐसी पड़ाव पर ज्ञान में रहते रहते हम आते हैं ना कि सब कुछ एक सपना है, तो फिर पास्ट इंप्रेशंस का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। फिर गुरुजी कहते हैं माइंड बिकम्स अ मिरर, नॉट अ फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? एक तस्वीर खींच ली, फिर वो रहती है, बनी रहती है, लेकिन मिरर उस क्षण में जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो वही है ज्ञान, ध्यान, गुरु सानिध्य, एक अच्छा संग, इन सब में रहते रहते मन फिर तरल हो जाता है। यानी पास्ट इंप्रेशंस की पकड़ या उसकी नोट्स ढीली पड़ने लगती। मैं ऐसा नहीं कहता हूं बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन वो जो पेनिट्रेशन एक बना हुआ था ना, वो नोट्स काफी ढीले हो जाते हैं, फिर वो ज्यादा आपके वर्तमान को प्रभावित नहीं करते। तब आप रियल सेंस में महसूस करते हो कि यार मेरा जीवन फ्लोट हो रहा है, आई एम फ्लोटिंग राइट नाउ, और एहसास करते हो कि लाइफ एक ड्रीम है, ये जी रहा हूं वो भी सपना है, सपना देखकर जगा वो भी सपना था। ठीक है ना? बहुत सुंदर। हाँ। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। कुछ लोग आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं उनको अनम्यूट कर। वही मैं, जय गुरुदेव भैया, मैं यही पूछना चाहती थी कि हमारे जीवन में मन का क्या है, मन का क्या माने ये है रोल। मन मन से पढ़ना है, मन से जाप करना है, मन से ही जाप करेंगे तो ज्यादा फल मिलता है। मन मन लगाकर बोलना है, और मृत्यु के समय भी जिसमें मन अटक जाए तो वो उस बोलते हैं, एक कहानी जैसे गुरुजी ने बताया था कि एक मुनि थे तो उन लास्ट मोमेंट में उनका मन एक फल पे चला गया, तो बोले उसी में अटक गया। फिर उनको देखा गया कि उनको मोक्ष क्यों नहीं मिला, तो फिर वो फल में कीड़े बन के आए। तो यही बोल रहे हैं कि मन मन को कैसे संभाले। मन तो बहुत परेशान करता है, कभी मन इधर कभी उधर, कभी मैंने कि आज बता दो कि कैसे हमें जीना है। सिंपल बना देते हैं गुरुजी ने, नेवर माइंड व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड। नेवर माइंड व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड। क्या मन तो कुछ भी सोचेगा, उटपटांग सोचेगा, है ना? कभी इस गली में ले जाएगा, कभी उस गली में ले जाएगा। मन, नेवर माइंड व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप मुझे बताओ, आकाश परमानेंट है या बादल परमानेंट है? आकाश। लहरें परमानेंट है या समंदर परमानेंट है? समंदर। राइट। तो जब आप एक गहरे ध्यान का अनुभव करते हो तब क्या रियलाइज होता है कि जैसे मैं एक इन्फिनिटी एक्सपीरियंस कर रही हूं, राइट? आकाश जैसा महसूस होता है, समंदर जैसा गहरा या विशालता महसूस होती है भीतर। हम क्या करते हैं, आई एम वॉट आई थिंक। हम क्या समझते हैं कि मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं या सोचती हूं। आप समझ रहे हो? मेरे अंदर अभी सकारात्मक विचार चल रहे तो आनंद अपने आप को सकारात्मक मानेगा, और मेरे मन में अभी नकारात्मक विचार चल रहे हैं तो यार मैं अभी जीवन में नेगेटिव हो चुका हूं, मेरी मानसिकता पता नहीं नकारात्मक हो चुकी है। मैं अपने आप को विचारों से लेबल करता हूं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ। विचारों के साथ हम कनेक्ट करके मैं विचार हूं उस रूप में देखते हैं, चाहे सकारात्मक हो नकारात्मक हो। आई एम वॉट आई फील, जो मैं
एहसास कर रहा हूं वही मैं हूं। सपोज अभी इमोशंस मेरे पॉजिटिव हैं तो मैं अपलिफ्टेड महसूस करता हूं, एक्सपांडेड महसूस करता हूं। और यदि यही गिल्ट है, मिजरी है, तो मैं अंदर एक श्रिंकिंग या घुटन महसूस करता हूं। तो मैं अपने आप को इमोशंस और थॉट्स के साथ लेबल कर रहा हूं। आप समझ रहे हो? हाँ। तो मैं इमोशंस और थॉट्स वो है ना, वेव्स या क्लाउड जैसे है। कोई भी बादल हो, कितना भी घना हो, कुछ गरज के चले जाते, कुछ बरस के चले जाते, कुछ हवा के साथ तैर के चले जाते। कोई भी बादल परमानेंटली टिकता नहीं आसमान में। इसी तरह कोई भी लहर हमेशा के लिए लहर बन के नहीं रहती, वो शांत हो जाती। यानी इमोशंस और थॉट्स भी ये लहर और बादल के भांति है। जब हमें ये रियलाइज हो जाए कि यार मैं तो समंदर हूं, मैं आकाश हूं, तब विचार और भावनाएं हमारे ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएंगे। समझ रहे हो? लेकिन ये एक कहने की बात है, एक एहसास की बात है कि मैं आकाश हूं, वो कंसिस्टेंट। अगेन, हम जितना ज्ञान में रमते हैं, ध्यान करते हैं ना, ये चीज स्वाभाविक अनुभव में आ जाती है। स्वाभाविक। कई बार मेरे मुख से किसी ने सुना होगा, गड्ढे में गिरना कोई बुरी बात नहीं। मैं गड्ढे में तो सब जीवन में उथल पुथल होती है, हम डाउनफॉल महसूस करते ही हैं। गड्ढे में गिरना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसमें पड़े रहना वो अज्ञानता की निशानी। तो ये जितने भी शास्त्र हैं, ये सत्संग है, ये हमें क्या करते हैं कि कहीं अंदर गड्ढे में गिरे हुए हैं तो हमें बाहर लाने में हेल्प करते हैं। और आपने गुरुदेव को कितनी बार सुना है कि भाई एक सपोज पानी के ऊपर आप लाइन से एक रेखा खींचते हो, तो वो रेखा कितनी देर रहती है? नहीं रहती ज्यादा देर तक। जैसे आप लाइन खींचते हो, पानी उस रेखा को, लाइन को मिटा देता है। तो भाई हेल्दी इमोशंस या हेल्दी माइंड किसका है? तो भाई जीवन है, कभी सकारात्मक, कभी नकारात्मक, कभी हाई, कभी लो, हम फील करते हैं। लेकिन वो फीलिंग्स फ्लोटिंग है, आई और थोड़ी देर में ही हम उससे बाहर आ गए। तो मैं कहूंगा आप आत्मज्ञानी। ठीक है। एडवांस कोर्स में जो लास्ट हम लोग वीडियो दिखाते हैं, उसमें गुरुदेव ये बोलते हैं, भाई एक आध दिन दुखी हो गए, कोई बात नहीं, वापिस वो दुख से बाहर निकल जाओ। व्हाट आई मीन टू से, टेक लाइफ एज ए गेम। हाँ, तो गेम में हार जीत होती है, लेकिन हम चाहे हार हो चाहे जीत हो, लेकिन हम गेम को एंजॉय करते हैं। इसी तरह जीवन को सहज लेना चाहिए। ये ऐसे शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो लाइफ के प्रति एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, और मन कहीं छोटी छोटी बातों में उलझाए अटका है, वहां से निकल जाता है। पर्पज यही है। जी विप्रा जी। बहुत सुंदर भैया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। ठीक है ममता जी, आपको कुछ? हाँ जी। जय गुरुदेव भैया। जी आपने तो पहले ही सभी सवालों के जवाब नहीं पूछना चाहे थे वो भी दे दिए, तो कोई बाकी नहीं रहता प्रश्न। उल्टा एकदम सहज हो गया, माइंड भी फ्रेश हो गया, जीवन भी हो गया सहज। ये एक मैं पकड़ के रखूंगी आज से। एक छोटा सा, एकदम छोटी सी बात कल की मेरी अनुभव मैं आज से रिलेट ही करती हूँ। कल शाम को मैं किसी की खबर निकालने गई थी, रास्ते में मेरा पर्स गिर गया। तो घर पे आके पता चला, देखा 5-10 मिनट 15 मिनट मिल जाएगा, यहीं पे होगा। फिर पता चल गया कि रास्ते में ही गिरा है। एक दो एफर्ट मैंने किए, मेरी बेटी ने किए। फिर मैं अपने आप को शांत करने लगी कि गुरुजी देख रहे, अच्छा होगा, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो वो भी उनकी इच्छा, कुछ अच्छा होने वाला होगा। बहुत तकलीफ पड़ी, लेकिन रात तक मन शांत हो गया। फिर दूसरे दिन से मैं अपनी साधना में लग गई। थोड़ा बहुत कभी कभी क्लिक होता था, लेकिन मैंने उनको प्रे करके ये भी बोल दिया था कि यथा योग्यम तथा कुरु, क्योंकि वो तो देखते ही है। और अपने आप को ये भी समझाया, बुद्धि और मन का थोड़ा झगड़ा चला कि भाई वो कसौटी कर रहे हैं, इतना समझ के भी छोड़ दो। फिर मैंने अपना डेली रूटीन कर लिया। तो आपका सेशन करने से पहले मैं संध्या वंदना कर रही थी। उसके पहले मुझे मेरा वंदन चालू था, और मेरे फोन पे मैसेज आया कि मुझे मिला है, आपका बिल निकला था उसमें से। तो आप उसी मेडिकल स्टोर से बोल रहे? हमने बोला नहीं, मेरी बेटी ने जवाब दिया कि इधर। तो घर पे आके दे गई।
तो चलो बढ़िया। ये बात से छोटी लगेगी, पर मेरे लिए इसलिए बड़ी है कि इतनी छोटी बात को भी गुरुजी देखते हैं। तो जी और तो देखते होंगे, कोई अविश्वास करने की गुंजाइश ही नहीं, बस और कुछ नहीं। मैं अंत में यही कहूंगा कि जैसे कि इंजीनियर होता है ना, वो साइट पे जाता है, जहाँ कोई साइट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो 7-8 घंटा वहां खड़ा रहता है सुपरविजन के लिए। धूल मिट्टी उड़ रही है, लेकिन उसको पता है कोई बात नहीं, 8 घंटे की बात है, घर पे जाके मैं बाथरूम में स्नान कर लूंगा, मैं वापस शुद्ध हो जाऊंगा। अभी तो मेरा ये रोल है जो मुझे प्ले करना है 7-8 घंटे। तो कोई बात, 10 मिनट के स्नान में 8 घंटे की मिट्टी या मलिनता निकल जाए। इसी तरह जब दुनियादारी में जो घटनाएं घटती है, जो करना है उसमें पूरी जान लगा दो। जैसे आपने लगाई, भाई चोरी हो गया पर्स, तो पूरी छानबीन की, जरूरत पड़े तो पुलिस कंप्लेंट भी करनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि भाई मैं मन को शांत इस घटना से कैसे निकाल सकती हूँ, हमारे पास ज्ञान है, ध्यान है, उसका स्नान कर लूंगी तो ये। लेकिन वो 8 घंटे कर्म करना भी, मतलब जो हुआ उसके प्रति रिस्पॉन्स देना या हमारी ओर से एक्शन लेना, जिम्मेदारी लेना, वो भी जरूरी है, वो भी जीवन का एक भाग है। लेकिन दूसरी तरफ मैं उससे बाहर निकलने की कला भी जानता हूँ। तो यही एक बैलेंस बस बना के जीवन में आगे बढ़े। थैंक यू विप्रा जी एंड होल टीम फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर जस्ट, मैंने नीलिमा जी से सुना कि आप इतने समय से कंटिन्यूस ये सेशंस करती हो, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच भैया, थैंक्स टू यू, आप आए। थैंक यू, जय गुरुदेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू इंजॉयड। तो आनंद भैया का यूट्यूब चैनल है, उनका वेबसाइट लिंक यहाँ पे आप देख रहे हैं, उनके वॉलेंटियर्स के नंबर यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप अगर आनंद भैया के साथ कोई सेशन रखना चाहते हैं, DSN प्रोग्राम अपने एरिया में, एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम अपने एरिया में, या कोई भी सेशन रखना चाहते हैं, आपके मन में ऐसा भाव है, या कोई और कोर्स अगर आप ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं, तो ये नंबर्स हैं, आप इन पे कॉल करके भैया से आप डेट्स ले सकते हैं। जय गुरुदेव।